हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका 15 नवंबर से सेंटअप परीक्षा शुरू हो जाएगा और सेंटअप परीक्षा का विज्ञान यानी साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, आउट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और यही क्वेश्चन पेपर आपके सेंटअप परीक्षा में आने वाला है। इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके एक एक क्वेश्चन का हम बिल्कुल सही आंसर आपको बताएंगे और आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है, एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा और इसका पीडीएफ भी हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यहाँ पे थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से केवल आपको 40 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन लगाते हैं। और ये बिल्कुल बाबू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन है। ये क्वेश्चन हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे जो सेंटअप परीक्षा में विज्ञान में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन है। तो वृक्क है, हम आपको बताए हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वृक्क होता है ये इसका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के समान होता है। और यहाँ पे देखिए, और ये वृक्क मनुष्य के शरीर में कितने पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है बाबू। तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। जितने भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो सभी इस क्वेश्चन पेपर को 100% वो सॉल्व कर देंगे, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है। पुंकेसर कहलाता है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। और मादा अंग क्या कहलाता है, तो जयांग कहलाता है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन लगा देते हैं, आप लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए हैं। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि युग्मक होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो युग्मक होते हैं ये कैसे होते हैं। ये थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हम इसको क्लियर किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, धुंधला था, इसको हम क्लियर किए। तो हमेशा ये द्विगुणित होता है। कैसा होता है, आपको यहाँ पे बी वाला आंसर याद रखना है। 4 का बी होगा, हमेशा ये द्विगुणित होता है। एक होता है यहाँ पे शुक्राणु और दूसरा होता है अंडाणु। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो आएगा यहाँ पे देखिए, ये शायद 5 नंबर क्वेश्चन था। ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 5 का यहाँ पे भी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए, सोमैटोस्टिस्टिन यहाँ पे है। ये क्या है, ये आपको बताना है कि ये कौन सा हार्मोन है। तो ये कौन सा हार्मोन है बाबू, तो ये वृद्धि हार्मोन है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सॉल्व कीजिए। एक एक क्वेश्चन को आपको घोल के पी जाना है, याद कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बाबू, तो नेफ्रॉन कहते हैं। कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास विकसित भाग है। यहां पे आपको बताना है कि जो मानव मस्तिष्क होता है इसका सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा होता है बाबू, तो सेरेब्रम होता है, यानी प्रमस्तिष्क होता है। हम आपको कई बार बताए हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मस्तिष्क का भार होता है ये कितना होता है, तो 1.4 kg होता है, 1400 ग्राम होता है। इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर,
9 नंबर प्रश्न है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, तो एडीएच पर निर्भर करती है। इसे आपको याद रखना है, बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की रंध्र का मुख्य कार्य है। यहां पे आपको बताना है कि जो रंध्र होते हैं, रंध्र कहां पे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। और रंध्र का बाबू मुख्य कार्य क्या होता है, तो गैसों का विनिमय होता है। इसे आपको याद रखना है, यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पे 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखेगा, लेकिन हम यहां पे पढ़ के बता देते हैं कि पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं बाबू, तो संवृति अंग होते हैं। इसे आपको याद रखना है, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस, यहां पे देखिए, रक्त लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण से होता है। तो रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है बाबू, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। ये हम आपको कई बार ये भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं कि मानव में ऑटोसोम कितनी होती है बाबू, तो ऑटोसोम 22 जोड़ी होता है, और जो 23वां जोड़ी होता है वो लिंक क्रोमोसोम होता है। इसे आपको याद रखना है। और मनुष्यों में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। यहां पे आपको बताना है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है बाबू, तो वातपुत्सर्जन कहलाती है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। यहां पे आपको बताना है कि आयोडीन घोल को जब हम स्टार्च में मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा बाबू, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, सिनेप्स कहते हैं। डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। हमारा पढ़ाया हुआ देखिए सेंटअप परीक्षा में 100% लड़ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो आएगा वो गोबर छत्ता होगा। यहाँ पर देखिए गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता क्या है बाबू, एक मृत पोषी जीव है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आएगा कि वर्तिका भाग है। यहां पे आपको बताना है कि जो वर्तिका होता है ये किसका भाग होता है, तो ये जयांग का भाग होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि दांत का सबसे कठोरतम भाग है। तो दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है बाबू, इनामेल होता है। कई बार हम आपको बताए हैं। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये इनामेल होता है, ये दांतों का जो सबसे ऊपरी परत होता है, जो हमें बाहर से सफेद दिखाई देता है, वही इनामेल होता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन सा रहता है बाबू, मांसाहारी रहता है। और पहले पे क्या रहता है, तो शाकाहारी रहता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्राप्त, यहां पर देखिए गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जो सौर जल तापक होता है, इसका उपयोग हम कब नहीं करते, तो बादलों वाले दिनों में नहीं हो सकता है इसका प्रयोग। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है बाबू, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण क्या है बाबू, तो हमारे हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, बी वाला मानव का दांत, हाथी का यहाँ दांत, ये भी क्या है, समजात अंग है। अगला देखिए यहाँ पे सी नंबर है आलू एवं घास की ऊपरी भूप्रति, ये भी है, यानी इनमें से सभी। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में होते हैं। ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में परागकण होते हैं। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो घास, बकरी तथा मानव, ये क्या करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं।
और ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और यही क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सेंटअप परीक्षा में, तो उससे पहले आए उससे पहले आपको रट जाना है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं कि फुल यहाँ पे फिलोसफी जियोलॉजिकल नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो लैमार्क ने लिखा था, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ पे संचित रहता है, और रेजिन और गोंद क्या होता है बाबू, ये पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है और ये कहां पे संचित होता है, तो पेड़ पौधों की छालों में संचित होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 28 नंबर की निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, निर्वात में होती है। लेकिन जब निर्वात ना दे तो आपको क्या किस पे टिक करना है, हवा पे टिक करना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। कई बार हम आपको ये सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, जो भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे इस सेंटअप पे एग्जाम का जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको आप लोग 100% सॉल्व कर पाइएगा। कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको बताए थे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो विद्युत धारा का मान बाबू क्या होता है, अति भारण जब होता है तो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ते हैं वो पूरा एकदम सोल्व कर पाएंगे कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यहां पे अगर सौर कुकर बनाना है तो किस दर्पण का उपयोग सबसे अधिक होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। ये भी हम आपको बताएं कि विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर विद्युत विभव भी रहे तो उसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो हम आपको बताएं उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। और गर्म तार यानी जिसमें विद्युतमय तार होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इससे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहां पे आपको बताना है कि जो बैटरी होती है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो जो यहाँ पे देखिए जो अपवर्तन कोण होता है बाबू वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम में प्रकाश कैसे गमन करता है बाबू, तो सरल रेखा में गमन करता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि लेंस का सूत्र होता है। तो बाबू लेंस का सूत्र क्या होता है, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको रट जाना है बिल्कुल। यही सब क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। कई बार हम आपको बताए हैं कि किस रंग का बाबू तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये कम होता है। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर कि किसी यहाँ पे देखिए किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो 1 मीटर अगर इसकी फोकस दूरी है तो क्षमता इसका कितना होगा, डायोप्टर, 1 डायोप्टर होगा। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो लेंस की क्षमता होता है इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो कौन निरूपित नहीं करता है बाबू, I² निरूपित नहीं करता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। यहां पे अगर आपको प्रतिरोधों का मान बढ़ाना है तो आप लोग किस क्रम में जोड़िएगा, आप लोग यहां पे बता दीजिए किस क्रम में यहां पे आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर प्रतिरोधों का मान अगर आपको बढ़ाना है तो किस क्रम में आपको जोड़ना पड़ेगा,
श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो श्रेणी क्रम ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण से होता है। जो मूत्र होता है वो पीला रंग किसके कारण से होता है, तो यूरोक्रोम के कारण से होता है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जो नवीकरणीय स्रोत होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। तो हवा यानी पवन, जल और सूर्य ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन संचरित रोग है। यहाँ पे आपको बताना है कि लैंगिक जनन संचरित रोग कौन सा है बाबू, तो एड्स है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ के आपको बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है, तो जो ग्रेफाइड है। यहाँ पे आपको डी याद रखना है, 46 का डी। ग्रेफाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत का सुचालक होगा। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर के निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है बाबू, तो कवक हो सकता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि विद्युत उपकरण का धातु का आवरण जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत उपकरण का जो धातु का आवरण होता है वो जोड़ा जाता है। तो किससे जोड़ा जाता है बाबू, भू संपर्क तार यानी अर्थ तार से जोड़ा जाता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे विद्युत मोटर का उपयोग होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, तो पंखा में भी विद्युत मोटर का उपयोग होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, लेथ मशीन में भी विद्युत मोटर का उपयोग होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर भी पढ़ा चुके हैं कि दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। दो हल्का हल्का नाभिक जुड़ के अगर एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा तो इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से किसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर की कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कार्बन है ये आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है बाबू, तो वर्ग 14 का सदस्य है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कार्बन का संकेत यहाँ पे सी होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि बॉक्साइड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बॉक्साइड है ये किस धातु का अयस्क है बाबू, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 100% इसको आपको रट जाना है। इसका PDF हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे आपको इसका कहाँ मिलेगा। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है बाबू, धातु, तो पारा रहता है। इसे आपको याद रखना है। अगर अधातु, अगर यहाँ पे फाइनल बोर्ड की पर बात करें, अगर अधातु पूछा जाए तो जो ब्रोमीन होता है ये कैसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर की सोडियम की संयोजकता क्या है। यहाँ पे आपको सोडियम यानी Na का आपको संयोजकता बताना है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 यानी 10, यानी अंतिम कक्षा में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × ½ होता है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं बाबू, क्षारीय होते हैं, हम आपको कई बार पढ़ाए हैं। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं कि नाइट्रोजन के अणुओं के दो, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के अणुओं में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के बीच कितने परमाणु आबंध होते हैं बाबू, तो 3 आबंध होते हैं, हम आपको पढ़ाए हैं। और ऑक्सीजन के बीच में कितना होता है, 2 होता है। और हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है, 1 होता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर की सोडियम के बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम बताए थे इसका परमाणु संख्या 11 होता है, 2, 8 और 1। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वहां पे संयोजकता पूछा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख
लीजिए। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की, निम्नांकित में से कौन सी धातु किसकी यहाँ पे उसके गलित क्लोराइड से क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके किया जाता है? तो बाबू कॉपर का किया जाता है वैद्युत अपघटन, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आना चाहिए, पढ़ा चुके हैं कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक जल में विलय है, तो तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कैल्शियम होगा। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। कैल्शियम का संकेत Ca होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्लैप्थोलिन सूचक का रासायनिक, यहाँ पे देखिए सूचक का क्षारीय माध्यम का रंग कैसा होगा बाबू? गुलाबी होगा, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, ये भी हम आपको कई बार पढ़ाएं कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है बाबू? यहाँ पे एथेनोइक अम्ल है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर की, निम्नांकित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कॉपर नहीं करती है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित धातुओं में से कौन युग्म, यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं का युग्म इसमें से कौन सा है, इसमें यानी बताना है कि दोनों धातु कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो होता है Na, ये भी धातु होता है, और कैल्शियम यानी जो Ca होता है ये भी क्या होता है? धातु होता है। तो ये धातु का युग्म है, तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की, हीरा अप्रूफ है। यहाँ पे अब आपको बताना है कि जो हीरा होता है ये किसका अप्रूफ होता है? तो कई बार आपको पढ़ाएं, ये कार्बन का अप्रूफ होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि तांबा यानी कॉपर का परमाणु संख्या है। तो तांबा यानी कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 29 होता है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो बाबू ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है, कई बार आपको पढ़ाएं। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सा धातु है जो ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो लोहा नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन अमलगम है? इसमें से आपको बताना है कि कौन अमलगम है। तो यहाँ पे देखिए कौन अमलगम है बाबू? तो कॉपर और जिंक ये मिलकर अमलगम, यहाँ पे देखिए अमलगम बनाता है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर है कि निम्नांकित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? कई बार आपको बढ़ाए हैं कि कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा सुचालक? तो चांदी होता है, और चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 71 नंबर है कि निम्नांकित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर देता है? तो कौन करता है बाबू? कॉपर करता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको पढ़ के बता देते हैं कि कौन, यहाँ पे देखिए कोई तत्व तो ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, तो यह अभिक्रिया होगी। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग किस में होता है बाबू? उपचयन में होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाला अभिक्रिया कहलाती है। तो सूर्य का प्रकाश अवशोषण किसमें होता है बाबू? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर कि PbOH किस प्रकार का लवण है? तो बाबू ये किस प्रकार का लवण है? तो ये क्षारीय लवण है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ये भी हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि अपशिष्ट प्रबंधन का नई धारणा क्या है? तो कमी, पूर्ण, यहाँ पे देखिए पुनर्चालन और पुनरुपयोग, यानी इनमें से सभी है बाबू, आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पॉलिथीन बैगों के बदले में किस प्रकार की थैले का उपयोग
करना चाहिए? तो जूट का थैले का उपयोग करना चाहिए, यहाँ पे कपड़े का थैला का उपयोग करना चाहिए, कागज का थैला का उपयोग करना चाहिए, यानी इनमें से सभी का करना चाहिए। तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर कि कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर सभी पाया जाता है, यानी यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बाबू सेंटअप क्वेश्चन पेपर है, ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल को भूमिगत जल के स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है बाबू वर्षा जल को भूमिगत जल तक पहुंचाने के लिए? तो बोरवेल और डकवेल दोनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है इसमें का कि यहाँ पे तत्वों के निम्नलिखित युगों में कौन सा परमाणु संख्या 19 और 21 के मध्य स्थित होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि किसका इसमें परमाणु संख्या 19 से लेके 21 के बीच में है। तो सोडियम का यहाँ पे देखिए Na का परमाणु 11 होता है, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कैल्शियम का बाबू कितना होता है? तो कैल्शियम का 20 होता है। स्क्रेलियम का कितना होता है बाबू? यहाँ पे 21 होता है। 22 के बीच में पूछना है तो यहाँ पे इसका 21 होता है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, और इसमें का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इससे क्या करना है, रट जाना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। आपको इस पर बोल देना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे। अब चलिए हम बताते हैं कि इसका कहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और परीक्षा में कैसे इसे आप लोग याद भी रखिएगा। तो सभी के फोन में होता है गूगल और क्रोम, तो आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाता है, आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको आस्क क्लास लिखना है, ASK और फिर CLASS आस्क क्लास आपको लिख देना है, और उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपको बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा 2023 विज्ञान क्वेश्चन पेपर आउट, हिंदी क्वेश्चन पेपर आउट, ये सभी क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। आप लोग ले सकते हैं, और यहाँ से आप लोग डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अगर ये यहाँ पे नहीं दिखे तो आपको कहाँ पे आना है बाबू, आपको सबसे नीचे आ जाना है, वेबसाइट में सबसे नीचे आना है। अगर डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैट्रिक सेंटअप एग्जाम हिंदी क्वेश्चन पेपर, हिंदी क्वेश्चन पेपर भी आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले विज्ञान का दिखा देते हैं, और बच्चे से क्यों नहीं डाउनलोड होता है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए मैट्रिक साइंस सेंटअप एग्जाम, इस पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आता है खोलने के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं, खोलते नहीं है, ओपन नहीं करते हैं। तो इसको ओपन कर देना है, एक बार काट देना है, तो आपका खुल जाएगा। आप लोग आराम से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको क्या कर रहे हैं, नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आना है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ओरिजिनल ये क्वेश्चन पेपर है, आपको यहाँ पे नीचे आना है, पढ़ लेना है। और यहाँ पे देखिए पूरा एकदम यहाँ पे 1 से लेके यहाँ पे 80 तक आप लोग देख सकते हैं। साइंस का है तो 1 से लेके 80 तक इसमें पूछेगा, एक एक का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख चुके हैं ओरिजिनल एकदम बिल्कुल यहाँ पे 100% सही लिख चुके हैं। तो क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कीजिए और यहाँ से मिला लीजिए। और क्वेश्चन पेपर जो आपका जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा OMR शीट, इसमें आपको लाइन बाई लाइन यहाँ पे 40 आपको भर देना है। बिल्कुल आपका 100% सही हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए साइंस क्वेश्चन पेपर लिंक दिया गया है, लिंक पे आपको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर ओपन होने लगेगा। क्वेश्चन पेपर ये ओपन हो चुका है। इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से बस आप लोग क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव का हम यहाँ पे डालेंगे, तो सब्जेक्टिव अभी नहीं डाल पाए हैं तो सब्जेक्टिव डाल देंगे। आप लोग यहाँ पे उसको भी पढ़ लीजिएगा। हिंदी के देखिए, हिंदी पे हम क्लिक करेंगे तो हिंदी का भी हमारा ओपन हो जाएगा। हिंदी में आएंगे यहाँ पे नीचे, तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर नहीं डाले, पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसका जो आंसर है बिल्कुल यहाँ पे डाल चुके हैं। अगर आपको याद भी नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको परीक्षा हॉल में इसे खोलना है और 50 तक, 100 में से आपको 50 बनाना है, 50 इसमें से आपको देख के रंग देना है। बिल्कुल 100% यहाँ पे एकदम सही आंसर है, पूरा 100% यहाँ पे दिए। क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसके डन नहीं डाले हैं, डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐसे करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।